नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। उपकरण थे 81 लाख की खरीदी हुई और उसका भुगतान अभी शेष है। इसी प्रकार से जो रीजेंट है, रीजेंट हमने 19-20 में माननीय अध्यक्ष महोदय 10 प्रकार की रीजेंट 20 करोड़ 48 लाख रुपए खरीदे, उसका पूरा भुगतान हो गया। 21-22 में 21 प्रकार के रीजेंट लिए 20 करोड़ 88 लाख पूरा भुगतान हो गया। 21-22 में 70 प्रकार के रीजेंट खरीदे, 88 करोड़ रुपए का क्रयादेश दिया गया, भुगतान पूरा हो गया। 22-23 में 165 प्रकार के रीजेंट थे, 324 करोड़ रुपए की खरीदी हुई, पूरा भुगतान हो गया। और अभी 2023 में ये 249 प्रकार के रीजेंट खरीदी हुए, 385 करोड़ का उसको क्रयादेश दिया गया, उसमें मात्र 47 करोड़ रुपए भुगतान किया गया और 338 करोड़ रुपए देना शेष है। में क्या क्या अनियमितता पाई गई और किन अनियमितताओं की जांच हो रही है, ये आप बता दीजिए। क्या क्या अनियमितताएं पाई गई, मोक्षित कारपोरेशन कह लें या सप्लाई करता जो भी हो, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई इस माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न माननीय सदस्य ने राज्य के हित के लिए बृहद रूप से लगाया है और पहले भी ध्यान आकर्षित किए हैं, उसके लिए इनको मैं धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकरण को जैसे ही माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी और विभिन्न अखबारों के माध्यम से ये पता चला कि इसमें अनियमितता हो रहा है, तो हमने सबसे पहले 12/1/2024 को इसको विभागीय जांच के लिए माननीय अध्यक्ष जी, आपको कैसे पता लगा ये अनियमितता? ये मुझसे मतलब नहीं है मुझे। अखबारों से पता लगा, क्या पता लगा? आपने जितना खरीदा 385 करोड़ रुपए में से कुछ करोड़ रुपए जो आपने भुगतान किए, बाकी भुगतान रोका है या नहीं होगा पैसा। आपके पास, मैं प्रश्न के शुरुआत में पूछा, पैसा उपलब्ध नहीं था तो भी आपने खरीदा क्या? डीएचएस ने मांग दी इस वित्तीय वर्ष में, पैसा उसका दिया कि नहीं दिया? पूरा मांग दिया और आपने खरीदा। तो अब खरीदी में क्या अनियमितता पाई गई यह पूछा हूं, किसके द्वारा पता चला आपको? यह आपका विषय है। क्या क्या अनियमितता पाई ये बताइए। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्य रूप से 3 प्रकार की अनियमितता पाई गई। पहला, इसमें जितनी क्रम से चले ना, मैंने पूछा पैसा डीएचएस ने मांग की, भुगतान रुका है 300 कुछ करोड़ का, वो आपने खरीदा, वो पैसा उपलब्ध था कि नहीं था खरीदने के लिए, कि बिना पैसा के खरीदा गया? ये बताइए मुझको। जितना पैसे का प्रावधान था उससे ज्यादा खरीदी हुआ। उससे ज्यादा कितनी ज्यादा खरीदी हुई वो भी बता देता हूं आपको। छोड़ पड़ती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल चंद्राकर जी मेरे लिए आरोप लगा रहे थे कि बाकी के समय इनको दे दिया जाए, तो हम प्रार्थना कर लें कि क्या बाकी सब समय आप ही को दे दें? अरे मेरे को कहां दे रहे हैं? मैं तो मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे भाई, मैं तो चुपचाप बैठा हूं। मेरे प्रश्नों को उत्तर आ जाए भाई, इतना ही चाहता हूं। प्रश्न क्यों करते हो जिसका उत्तर नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 में 120 करोड़ का बजट में प्रावधान था, उसमें 108 करोड़ रुपए आवंटन प्राप्त हुआ और मैंने जैसा बताया कि 385 करोड़। अगला प्रश्न कहा जाइए भाई साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, 325 आपने स्वीकार कर लिया पैसा उपलब्ध नहीं था तो भी खरीदा गया। सीजीएमएससी के नियम में या स्वास्थ्य विभाग के किसी नियम में पैसा नहीं है और खरीदा जा सकता है क्या? और ऐसी खरीदी की गई तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन खरीदा और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
इन्हीं सब गड़बड़ियों के चलते इतिहास का आपसे गड़बड़ियों की जांच में बात मैं जो इसमें मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं आपसे जो आप जानना क्या चाहते हैं? हमने ईओडब्ल्यू जांच तो जांच तक तो बाद में और इसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ हमने एनओसी दिया है। आपने बहुत अच्छा किया। इससे बड़ा बृहद क्या हो सकता है? आपने आरोपी जो फर्जी के अभी जेल में है, मैं जो इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? अरे मैं जो सरकार आने के साथ एक महीने में जांच कराए। भाषण मत दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। मैंने पूछा है आपसे कि जो पैसा नहीं होने के बाद खरीदा गया, आपके नियमों में है क्या ऐसी खरीदी हो सकती है? और यदि नियमों में नहीं है तो उस कौन अधिकारी ने ऐसा किया, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? ये पूछा हूं। आपने 25 लोगों को जेल में डाला है, 40 की, ये इससे मतलब नहीं। मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है, उसमें उत्तर चाहिए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मामला बड़ा बृहद रैकेट के रूप में किया गया। ये नियम में नहीं है कि बिना आवंटन के खरीदा जाए, परंतु हेल्थ एक ऐसी व्यवस्था है कि कभी कभी कुछ मात्रा में उसको कुछ मात्रा 385 करोड़ की नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मात्रा 300 बैठिए, जवाब लीजिए, जवाब सुनिए, मेरे जवाब को पूरा सुन लिया जाए। माननीय पूरा जवाब सुन ले, फिर बाद उसके में बाद जो प्रश्न आएगा तो प्रश्न करना करना आराम से। आप धैर्य से बैठिए, आप जवाब दीजिए। हेल्थ में नियम के नहीं होने पर थोड़े मोड़े मात्रा किया जाता है, परंतु महोदय ये 385 करोड़ का मामला था। हमने शुरू में जनवरी में ही जांच के लिए विभागीय जांच करवाए और जांच में धीरे धीरे प्रतीत हुआ कि जांच करने वाले ही उसमें खुद मिले हुए हैं। तो हमने जो है पूरे इस मामले को उठाकर विधानसभा में प्रश्न भी आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू को हमने उसको स्थानांतरित किया और इसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ हमने एनओसी भी दिया है कि उनके खिलाफ भी करिए अभी, और इसमें जो भी जांच के दायरे में ईओडब्ल्यू कर रही है। आपसे मैं संरक्षण चाहता हूं। आपने क्या कार्रवाई की माननीय मुख्यमंत्री? आपने जीरो टॉलरेंस किया, वो आप सब बधाई ले लो मेरी, लेकिन कृपा करके मैं जो स्पेसिफिक प्रश्न किया हूं उसका उत्तर दे दीजिए और उसके बाद मैं नहीं पूछूंगा आपसे। प्रॉमिस। एक आखिरी प्रश्न जो भी करना है कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करूंगा, आप बहुत सीनियर आदमी हैं। प्रश्न की संख्या के बजाय यह भी देखा जाता है कि प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और पॉइंटेड पूछ रहा हूं मैं, तो उत्तर नहीं आ रहा है तो संख्या का कोई मतलब नहीं। चलिए पॉइंटेड जवाब दे रहे हैं। चलिए माननीय, थोड़ा प्रश्न आप में जो पूछा हूं उसी में बताइए। आपने जो जो कार्यवाही की हो उसमें नहीं पूछा हूं, हाथ जोड़ के आपके प्रार्थना कर रहा हूं मैं। जितनी राशि मैंने बिना राशि के खरीदी की गई, ये आपके नियमों में है कि नहीं है? तो आपने नहीं है कहा। तो जिस अधिकारी ने इसका वायलेंस किया, इस नियम का बिना पैसे के खरीदा, वो लोग कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? आप किसको, मुझे बताइए कि उनका नाम ईओडब्ल्यू भेजे हैं, सीबी में भेजे हैं, सब बता दीजिए। स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं या कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बात मैं माननीय सदस्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम 12/1 को जब समझ में आए कि नियम विरुद्ध है तो विभाग ने अपना जांच करने के लिए हमने आदेशित किया और ये जांच रिपोर्ट जो है वो पूरा गोलमोल था, समझ से बाहर था। और माननीय सदस्य धर्मलाल कौशिक जी प्रश्न भी किए, और नहीं भी करते तो उससे पहले हमने ईओडब्ल्यू की पूरी फाइल तैयार कर दी थी, अभी बता दे रहा हूं, उसमें डेट आ जाएगा। तो हमने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, मैंने बताया कि 15 अधिकारी हैं, इसमें 2 बड़े अधिकारी हैं, चूंकि ईओडब्ल्यू में जांच नहीं चल रहा है, शायद वो सदन में उनके नाम बताना उचित नहीं होगा। दोषी है यदि ये जिम्मेदार है, नाम क्यों नहीं बताएंगे? कौन 2 बड़े, कौन छोटे, कौन 15? मैं तो ऐसे 15 अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को हमने दे दिया है। अब चूंकि हम तो जांच करके, मंत्री को अधिकार नहीं है कि जांच करके उसको सूली पर लटका दे। हमने इससे बड़ा जांच आप क्या चाहते हैं, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ रहा हूं आपसे खेद व्यक्त करके, सीधी बात है कि मैंने जो पूछा उसका भर उत्तर नहीं दिया उन्होंने, बाकी वो क्या क्या किया उसको बखान करते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश कर दें, मैं तो अपने हिसाब से इन्होंने जो पूछा उसका पॉइंटेड आप ईओडब्ल्यू में किसके खिलाफ गए ये मैं पूछा ही नहीं, आपको बधाई दे दी आपने किए नहीं। जो गड़बड़ की मैंने बताया कि इसमें गड़बड़ी हुआ है, स्वीकार किए हैं, और गड़बड़ी के बाद जांच भी कराई डिपार्टमेंटल। चलिए, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं मुझको, मत दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें जो कारपोरेशन का नाम मैंने उल्लेखित किया है, उस कारपोरेशन के खिलाफ भी आप ईओडब्ल्यू में गए हैं, तो उसके खिलाफ क्या क्या किन किन मुद्दों में जांच हो रही है ये बता दीजिए। उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की है सप्लाई कर्ता ने, जिसके खिलाफ आप जांच करवाए हैं, आप जांच करवाए हैं और ईओडब्ल्यू को दिए हैं। तो
तो जिन्होंने सप्लाई की है, उन्होंने सप्लाई करता है, उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की है जिसके खिलाफ आप ईओडब्ल्यू में गए हैं, ये मेरा आखिरी प्रश्न है। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सप्लाई करता और सप्लाई कराने में जिनका हाथ था, जिन अधिकारियों का, कर्मचारियों का, पूछ रहा हूं मैं, उन सबके खिलाफ ईओडब्ल्यू में हमने नाम दिया है। और मुख्य रूप से जो ये बिंदु पूछ रहे हैं कि सप्लाई करता क्या क्या गड़बड़ी था, तो उसके तो गड़बड़ी नंबर 1 कि बिना किसी प्रकार के उसमें खरीदी नियम में जो दर हैं, वो 100 रुपये की चीज को 10 गुना 8 गुना रेट में खरीद लिया गया था। वो जांच हुआ। ऑर्डर मिला है। दूसरा उसने ऑर्डर मिला, ठीक है, मैं रुकिए, आपके विभाग ने ऑर्डर दिया उतने पैसे सप्लाई का उनको। अरे उसी में तो आ रहा हूं मैं। इसके बाद जो ऑर्डर दिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें नियम है कि उसको चालू करके उसमें रीजेंट जांच चालू होने के बाद भुगतान होता है। अभी भी 700 से ऊपर मशीनें आज तक नहीं चालू हो पाई हैं। तीसरा चीज उसने बताया कि ये क्लोज मशीन है जिसमें दूसरे के रीजेंट नहीं लगता है, और छद्म पूर्वक जो है उसने ओपन मशीन भी दे दिया जिसमें किसी के भी दवाइयां लगते हैं। तो कुल मिला के ये सप्लायर और अधिकारियों की सांठगांठ से हुई है। प्रथम दृष्टया में सप्लायर को जेल में डालकर उसको ईओडब्ल्यू में डाला है, और अधिकारी भी, उसमें 15 अधिकारियों के नाम हैं, उनको हमने एनओसी दे दिया है। क्योंकि ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, विभाग नहीं कर रही, इसलिए मैं समय सीमा भी नहीं बता पाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 5 संगीता सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने स्वास्थ्य मंत्री से जानकारी चाही थी कि हमारे जो जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए और जितने भी रिक्त हैं सभा अध्यक्ष महोदय जी, तो मैंने देखा इनके उत्तर में जितने भी आए हैं अध्यक्ष महोदय जी, रिक्त पद बहुत सारे हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद 1 है तो 1 रिक्त है। वैसी निषेधना के 2 पद हैं तो 2 रिक्त हैं। रेडियोलॉजिस्ट 1 पद है तो 1 रिक्त है। नाक कान गला के 1 पद है तो 1 रिक्त है। तो देखा जाए अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सारे हैं, नाम लूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं निवेदन अपील कर रही हूं और जानना चाह रही हूं कि ये रिक्त पदों की कब तक भर्ती हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया ने अपने क्षेत्र के चिकित्सकों की कमी की बात कही है, वो सही बोल रही हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की हमारे पास जो है कमी है, लेकिन सुखद बात है कि बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा आपके जिले और विधानसभा में बाकी स्टाफ भरे हुए हैं। इन कमी को पूरा करने के लिए 1079 चिकित्सकों और विशेषज्ञों की पदों की भर्ती के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय हम जल्द ही उसकी प्रक्रिया करने जा रहे हैं। इसके लिए वित्त से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रियाधीन है। 225 स्टाफ नर्सों की भी हम भर्ती कर रहे हैं, और जल्द ही अभी बांड से जो हम भर्ती करेंगे तो निश्चित रूप से आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विशेषज्ञ कमी है उसको अप्रैल महीने में हम उसको भेजेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि मेरे यहाँ बहुत सारे भरे हुए हैं, तो मैं वो जो भरे हुए बता रहे हैं जहां पे हैं डॉक्टर, उसको मैं जानना चाह रही हूँ। संजरी बालोद विधानसभा में सूची दे दूंगा, लंबा लगेगा पढ़ने में, लेकिन कुल 343 स्वीकृत पद हैं। 343 पद के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्वीकृत पद की बात नहीं कर रही। नहीं, आगे तो बताऊंगा, तब तो उसके विरुद्ध में कितना भरा है, कितना रिक्त है। तो उसके विरुद्ध में 343 के विरुद्ध में 222 कार्यरत हैं, 123 रिक्त हैं। उसी प्रकार से एनएचएम में भी हम 226 पद है, उसमें 216 भरे हैं, केवल 10 रिक्त है, और अन्य 7 बांड के डॉक्टर हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ एनएचएम से तो 95% भरे हैं, और हमारे डीएचएस के रेगुलर में वो भी लगभग 65% स्टाफ भरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, वहां पे एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, एक भी मनोरोग चिकित्सक नहीं है, एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, वहां पे अगर मनोरोग बच्चा मेंटल आते हैं, उनको बाहर रिफर किया जाता है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब यहाँ है ही नहीं तो महोदय जी पता नहीं कहाँ से आंसर लेके आए हैं।
और उसको अध्यक्ष महोदय जी मैं निवेदन कर रही हूँ, इसको विशेष रूप से ध्यान दें और बहुत जल्द से जल्द, अगर आप व्यवस्था नहीं कर पाते अध्यक्ष महोदय जी, निवेदन करिए स्वास्थ्य मंत्री से, तो उसको बंद कर दीजिए। जिला अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ स्टाफ ही नहीं है, एक्सीडेंटल केस आते हैं बहुत सारे अध्यक्ष महोदय जी। तो एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है इसी में अध्यक्ष महोदय जी कि जो विगत वर्षों में जो प्रसव के आपके पास प्रकरण आए हैं, उसमें कितने सिजेरियन प्रसव हुए हैं और कितने प्रकरण में आपने निजी अस्पताल में रिफर किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक रूप से प्रश्न पूछा है प्रसव का, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का, तो आपको जिले और विधानसभा दोनों का मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय जी। हमारे यहाँ प्रसव के लिए महिला जाती है अध्यक्ष महोदय जी, उनको पूरे एक दिन रखा जाता है वहाँ पे, उसके बाद उनका प्रसव नॉर्मल नहीं हो पाता है तो उसको रिफर के लिए निजी डॉक्टर हॉस्पिटल में भेजते हैं। और अध्यक्ष महोदय जी, कई बार इतना लेट हो जाता है इनके एम्बुलेंस के वहाँ नहीं रहने के कारण। जो हमने सर्व सुविधा युक्त एक एम्बुलेंस था अध्यक्ष महोदय जी, वो भी नहीं उपलब्ध होने के कारण कई महिलाएं की मौत हो चुकी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ, यहाँ पे घोषणा करें कि चलिए आप जब रिक्त पद होगा आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पे सर्व सुविधा युक्त जो एम्बुलेंस था उसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पे घोषणा करें कि आप सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस दे हमें। चलिए, अब एम्बुलेंस निश्चित रूप से वो थोड़ा दूरस्थ अंचल का है, एक एम्बुलेंस आपके यहाँ भेज देंगे। चलिए, आप पूछिए। जल्द ही एक एम्बुलेंस भेजेंगे। भेज दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पीएससी में जो आप भर्ती करने की बात कह रहे हैं, क्या ये वैसी ही भर्ती है जहां यहाँ विधानसभा में घोषणा हुआ 33,000 का, आज तक भर्ती नहीं हुआ? क्या आप भी वैसी करने वाले हैं? प्रश्न क्रमांक 6। नहीं माननीय श्रीमती गोमती साय जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी, समय कम है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के और सिविल हॉस्पिटल है, उसमें सुविधा संचालन करने के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। इसमें से उत्तर दिया गया है, जिसमें से पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में सिविल भी है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिसमें से बहुत सारा रिक्त पद है, उसको कब तक पूरा करेंगे, ये मंत्री महोदय जी से मैं जानना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न इससे पहले वाले में भी बताया था कि हम भर्ती प्रक्रिया जल्द ही करने वाले हैं। वैसे आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा है वो स्थिति, लगभग 90% पद भरे हैं, फिर भी अब आपके जहां स्पेसिफिक रूप से कहीं डॉक्टर्स की कमी होगी तो बता देंगे। वैसे आपके यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर विहीन नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन और है, ये बहुत बड़ा योजना है आयुष्मान कार्ड, जो शासकीय हॉस्पिटल में तो चलता है लेकिन अर्ध शासकीय हॉस्पिटल में नहीं चलता है। मरीजों को बहुत दिक्कत का परेशानी उठाना पड़ता है, जैसे हमारे कुनकुरी अर्ध शासकीय हॉस्पिटल में नहीं चलता है, कहीं रामकृष्ण केयर में नहीं चलता है, तो इसका आप कृपा करके क्या योजना बनाए हैं जो हॉस्पिटल में भी चले, हमारे जितने भी मरीज हैं अच्छा से अच्छा इसका उपयोग करें। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान को लेकर हमारे विभाग ने बड़ी कार्रवाई भी ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ किया है जो इनपेनल्ड हैं और नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने उनको इनपेनलमेंट से उसको सस्पेंड भी किया है। और इस प्रकार के कोई भी हॉस्पिटल हो तो आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि उनका कुछ भुगतान बचा था तो उनके हम भुगतान भी इस बार कर रहे हैं, तो मुझे बता देंगे अलग से भी, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई। मंत्री महोदय जी, मैं अध्यक्ष महोदय जी आपके द्वारा जानना चाहती हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल, उसमें से अभी 100 वाहन नहीं है, कहीं मतलब वाहन नहीं है, इसके लिए व्यवस्था कब तक कराएंगे, कृपा करके घोषणा कर दीजिए मेरे विधानसभा क्षेत्र से। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आचार संहिता की वजह से टेंडर नहीं कर पाए थे। अभी जो एम्बुलेंस है लगभग 380 एम्बुलेंस के, उसके टेंडर भी जल्द पूरा कर रहे हैं। उम्मीद है कि अप्रैल माह तक एम्बुलेंसेज भी हमारे पास पर्याप्त आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता में पत्थलगांव विधानसभा में हम भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय,
इसी विषय में मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एम्बुलेंस की बहुत कमी है, उसका पूर्ति जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। चलिए, ठीक है, करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक 7 श्री भूपेश बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि 2016 से लेकर 2025 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वर्षवार स्वीकृत आवासों की संख्या, स्वीकृत व्यय राशि तथा निर्मित आवासों की जानकारी जिलेवार देने की कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग से जो जानकारी मिली है अध्यक्ष महोदय, 2016 में एक भी भवन पूर्ण नहीं हुआ। 2017 में 2,05,434 पूर्ण हुए। 2018 में 3,07,414 स्वीकृत हुए। 19 में 2,20,095 हुआ। और अध्यक्ष महोदय, 20 में आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय 33,792 और 21 में 47,728, 22 में 10,485, 23 में 1,09,489, 24 में 1,65,620। ये आपने आंकड़े दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, अभी इस मामले में आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया और इसके पहले माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने भी प्रश्न किया था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े में बड़ा अंतर है। जहां 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण में आपने 0 बताया और वहीं मुझे जो उत्तर दिया है उसमें 47,728 बताया। और वहीं आपने जो 2023-24 में फिर जो आंकड़े हैं वो 0 आपने बताया, जो आर्थिक सर्वेक्षण है। मुझे जो आपने उत्तर दिया है उसमें 1,09,489 बताया है। और 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण में जो पूर्ण आवास है केवल 6 बताया है। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी जो उत्तर आपने दिया है उसमें 13,000 है। भैया 28 तारीख को जो उत्तर आया 13,170 और मुझे जो उत्तर आपने दिया है 1,65,620। ये कौन सा आंकड़े सही है अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बड़ा महत्व का प्रश्न है और आंकड़ों पर ज्यादा जानने की आवश्यक जरूर जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं और उस पर पूरा विषय भी है, परंतु इस बात पर तो इसमें चर्चा आप समय बढ़ाकर भी कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माननीय सदस्य महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो कहना है, इन्होंने प्रश्न किया था कि वर्ष 2016 से वर्ष 2025 तो जनवरी से दिसंबर उसको कैलकुलेट किया गया फिर पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर वेबसाइट में उपलब्ध था, प्रोग्राम सारे थे, लेकिन उसको महीनों में बांटकर, जिलों में बांटकर उस वर्ष के आधार पर जैसा प्रश्न हुआ था उस प्रश्न के आधार पर इसको बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको आंकड़ों में ये लग रहा होगा कि वहां आंकड़े कैसे हैं और यहां आंकड़े कैसे हैं। ये वर्ष के आधार पर है, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर है और वर्ष के आधार पर जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल स्थापित आंकड़े हैं और समझने के लायक है कि इसमें कथा भी बहुत बड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कथा ऐसी है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के गरीब जिनके आवास रुके हुए थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद जो आवास बने हैं वो भी हम लोग ध्यान में है, मैं प्रतीक्षा करता हूं। बहुत बढ़िया बात आपने कही माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने कहा कि 18 लाख आवास बने नहीं, पिछली सरकार ने कोई निर्माण नहीं किया। मैं भी आंकड़े पढ़ा अध्यक्ष महोदय, 2017 में कितना हो, 16 में कितना हो, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक पढ़ा। ये सारे आंकड़े मैंने पढ़े, आपके उत्तर दिए हैं, आप ही को उत्तर है और सारे आंकड़े चीख के कह रहे हैं पिछले सरकार में भी काम हुआ जिसको आप नकार रहे हो। मेरा प्रश्न तो यह है कि आखिर टोटल में आप जो लक्ष्य आप कर रहे हैं, आपने जो लक्ष्य बताया है वो है अध्यक्ष महोदय, अभी लक्ष्य है आपका 23,26,000 और स्वीकृत आवास 18 लाख और निर्मित आवास है 11,58,000
919, ये मुझे उत्तर में आपने बताया। अब सवाल ये उठता है कि 11 लाख निर्मित हो गए, उसके अलावा आप 18 लाख और देंगे कि इसमें से 11 लाख हो गया, उसमें 7 लाख देंगे? ये कृपा करके बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि अभी जब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी और 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए 17 राज्यों को, और उन 17 राज्यों में 2011 की जो पीडब्ल्यूएल है, परमानेंट वेटिंग लिस्ट है, 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा। मैं जो माननीय तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।